So put the next title, relationships of thermodynamic functions. Relationships of thermodynamic functions. Relationships of thermodynamic functions. अब देखो हमने अलग अलग बहुत सारे थर्मोडायनेमिक फंक्शन स्टडी किए हुए, उनको वन बाय वन पहले सब रिलेट करके दे रहा हूँ आपको. तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट फंक्शन, हीट. तो आपको पता है Q जो वैल्यू लिखते हैं हम लोग या dQ जो लिखते हैं, दैट इज NC/dt. दिस फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन ऑफ हीट. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक फंक्शन लिखते हैं वर्क डन, दैट इज dW. दिस इज माइनस टाइम्स PdV. तीसरा थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन दैट विल राइट इज इंटरनल एनर्जी. तो फर्स्ट लॉ से अगर हम इंटरनल एनर्जी लिखेंगे तो du इज इक्वल टू dQ प्लस dW. ठीक है. उसके बाद अगला रिलेशन लिखे तो हमने लिखा हुआ था एंथैल्पी H इज इक्वल टू U प्लस PV. H इज इक्वल टू U प्लस PV. तो अगर इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी DH इज इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस VdP. DH इज इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस VdP. और यहाँ वाले रिलेशन से अगर हम लोग लिखें तो DQ की जगह आप लिख सकते हो DU प्लस PdV. DQ की जगह वी कैन राइट DU प्लस PdV. अब ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे du प्लस PdV को रिप्लेस कर रहे हैं इस वाले एक्सप्रेशन में, तो हमारा नया रिलेशन बनेगा DH इज इक्वल टू DQ प्लस VdP. ध्यान से देखते चलिएगा, सब रिलेशन किसी भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन को किसी से भी रिलेट कर सकते हैं. तो मैं आपको वन बाय वन सब रिलेशन लिखते हुए चल रहा हूँ. यहाँ तक क्लियर हो गया पहले. उसके बाद एंट्रोपी का फंक्शन लिखेंगे तो एंट्रोपी होता है DS इज इक्वल टू dQ बाई टी. या इसी को सिंपल टर्म में लिखेंगे तो dQ की जगह पे TdS लिखा जा सकता है. इंस्टेड ऑफ dQ वी कैन राइट TdS. तो ऊपर वाले फंक्शन में अगर dQ को रिप्लेस करके ये टर्म रिप्लेस कर दें, और देखो यहाँ पे दो रिलेशंस बनेंगे. एक रिलेशन बनेगा DH इज इक्वल टू TdS प्लस VdP. या फिर अगर इसी टर्म को हम लोग DQ की जगह रिप्लेस करके लिखें तो एक और टर्म लिख सकते हैं TdS इज इक्वल टू DU प्लस PdV. ठीक है. सब मैथमेटिकल रिलेशन है, आप किसी भी टर्म को किसी से भी रिलेट करके लिख सकते हैं. इतना क्लियर हो गया. आप गिव्स एनर्जी फंक्शन पे आ जाओ. फ्री एनर्जी D इज इक्वल टू H माइनस TS था. गिव्स फ्री एनर्जी फंक्शन डिफाइन किया था. तो अगर इसी का डिफरेंशियल फंक्शन लिखेंगे तो आ जाएगा DG इज इक्वल टू DH माइनस TdS माइनस SDT. DG इज इक्वल टू DH माइनस TdS माइनस SDT. ठीक है. अब यहां से देखो, अगर हम DH वाला जो फंक्शन है उसको उठा के रिप्लेस कर दें इस जगह पे, तो नया रिलेशन बनेगा DG इज इक्वल टू TdS प्लस VdP माइनस TdS माइनस SDT. तो देखो TdS का टर्म कट जाएगा तो दिस कम्स आउट टू बी DG इज इक्वल टू VdP माइनस SDT.
अब ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि अभी इस पे जे एडवांस में एक बार एक क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ अलग से। अदरवाइज रिलेशन तो कोई भी पूछा जा सकता है जो ऊपर से लिखते चला रहा हो। ऑल आर मैथमेटिकल रिलेशंस जो हम सॉल्व कर करके लिखते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन के फॉर्म में तो कोई भी रिलेशन कभी भी रिलेट करने के लिए आ सकता है आपके लिए। इसको सिर्फ इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि इस पर जे एडवांस में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। अदरवाइज तो सब इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखे हुए ऊपर से मैंने, आप ध्यान से देखते हुए चलो। आप किसी टर्म को कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो तो मुझसे पूछते चलना। सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन लिख रहा हूँ, नथिंग एल्स। प्योर मैथमेटिक्स में सॉल्व चल रहा है। अब जो डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी है, इसको थोड़ा और एनालाइज करके लिखता हूँ। उसको दो पॉसिबल केसेस में लिख रहा हूँ। सबसे पहले लिख रहा हूँ केस वन, एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर अगर डील करेंगे तो डीपी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो हमारा रिलेशन हो जाएगा डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी, और यू मे सिंपली राइट एस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डी जी बाई डी टी। और अगर चेंज के टर्म में इसी चीज को लिखेंगे तो डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस डी डेल्टा जी बाई डी टी हो गया। लेकिन ध्यान देना है कि रिलेशन कब लिख रहे हैं हम लोग, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो नॉर्मली हम लोग ब्रैकेट लगा के बाहर अगर एक कोई लेटर लिखते हैं तो उसका मतलब वो फिनोमिनन उस पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट है। तो when we write delta S is equal to minus times d delta G by dt, तो दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा रिलेशन, दूसरी कंडीशन बनाऊं, दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर करेंगे तो dt की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब dt जीरो हो जाएगा तो इसी फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं डी जी इज इक्वल टू वी डी पी। या फिर इसी को अगर दूसरे तरीके से लिखें तो ये आ जाएगा डी जी वी इज इक्वल टू डी जी बाई डी पी। वी इज इक्वल टू डी जी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। या फिर इसी को और थोड़ा तरीके से लिखा जाए चेंज के टर्म में, तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी विल बी इक्वल टू डी डेल्टा जी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। इसके बाद देखो इसी टर्म को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जब रिलेट करते हैं तो इसी के बाद नया टर्म लिखूंगा तो वहाँ रिलेशन बताया था आपको, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो नया रिलेशन बताया था। ठीक है, तो डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई सेल। अब देखो इसी को ऊपर वाले रिलेशन से रिप्लेस कर दें जहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डी डेल्टा जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर लिखा हुआ है। तो हमारे पास रिलेशन है ऑलरेडी डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस डी डेल्टा जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो इसी एक्सप्रेशन में आप डेल्टा जी की जगह माइनस एन एफ ई सेल लिख दो, तो रिलेशन बन जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ डी ई सेल बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी ई सेल बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई एन एफ। और यहाँ पे जो डी ई सेल बाई डी टी होता है इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। तो यहाँ से देखो एंट्रोपी निकालने का एक और तरीका आ गया, एंट्रोपी इज इक्वल टू एन एफ इंटू टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द सेल। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है।
तो ये 2017 जे एडवांस का क्वेश्चन आया था आपके लिए। The question is given the standard gives free energies of the formation of carbon graphite and carbon diamond at T equal to 298 Kelvin R. Delta G naught formation carbon graphite is given 0 kilojoule per mole and delta G naught formation of carbon diamond is given 2.9 kilojoule per mole. The standard state means the pressure should be 1 bar and the substance should be pure at the given temperature. The conversion of graphite to diamond reduces its volume by 2 into 10 to the power minus 6 meter cube per mole. If carbon graphite is converted to carbon diamond isothermally at temperature 298 Kelvin, the pressure at which carbon graphite is in the equilibrium with carbon diamond is, ये आपको सॉल्व करके बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले क्लियरली दिखना चाहिए कि वॉल्यूम चेंज हमें स्टडी करना है गैस फ्री एनर्जी चेंज के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखो हमारा जो रिलेशन लगेगा वो ये वाला अप्लाई होगा, डेल्टा वी इक्वल टू डी डेल्टा जी बाई डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमारे पास रिलेशनशिप है डेल्टा वी इक्वल टू डी डेल्टा जी बाई डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको कार्बन ग्रेफाइट को कार्बन डायमंड में कन्वर्ट करना है। तो इस रिएक्शन का पहले डेल्टा जी अगर रिपोर्ट करेंगे तो इस प्रोसेस में डी डेल्टा जी वैल्यू लिखते हैं, मतलब डेल्टा, अगर इसको थोड़ा सा सिंपल टर्म में लिखें तो आप इसी टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है दैट इज डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 जो फ्री एनर्जी का चेंज हो रहा है अपॉन P2 माइनस P1। ये रिलेशन लगाना पड़ेगा आपको, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो इस प्रोसेस में जो गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ कार्बन डायमंड माइनस ग्रेफाइट करेंगे, यहाँ से डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 की वैल्यू लिखेंगे अगर, तो वैल्यू आ जाएगी 2.9 माइनस 0 इज इक्वल टू 2.9 किलो जूल पर मोल। इसके बाद V2 माइनस V1 लिखेंगे तो वॉल्यूम चेंज आपको गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब है। और प्रेशर में चेंज आपसे पूछा जा रहा है जबकि स्टार्टिंग प्रेशर जो है वो 1 बार है। तो यहाँ से P1 की वैल्यू आपको पता है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। P2 आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका क्वेश्चन है। बस अब इसको सीधे सीधे रिलेशनशिप में अप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 2.9 बाय P2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। यहाँ से P2 माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 2.9 बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 6। यहाँ से P2 की वैल्यू सॉल्व करके लाएंगे हम लोग, बताओ ये कितना रहा है इसमें, से 14500 बार बनेगा पहले और उसमें प्लस 1 और कर देंगे, ये 14501 बार अपना आंसर आने चाहिए। आप प्रॉपरली सॉल्व करके देख लो एक बार। अगर आपको पहले से कॉन्सेप्ट नहीं मालूम था जो मैंने बताया तो फिर आप इस क्वेश्चन को पढ़ के पहले ये समझ ही नहीं पाते करना क्या है। रिलेशनशिप थर्मोडायनामिक याद आ जाएगी तो फिर बहुत सही था क्वेश्चन था। उसके बाद देखो फिर अगर आगे के रिलेशनशिप वर्कआउट करें, सिमिलर प्रोसीजर से हम आगे के रिलेशंस लिखना शुरू करें, तो आप देखो इसके बाद अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी यहीं पे रिलेट करना शुरू करो तो वी ऑल नो दैट के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ए ई रेज पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी होता है। काइनेटिक्स के टाइम आपको रिलेशन सिखाया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी थर्मोडायनामिक रिलेशन है तो उसको भी यहीं पे रिलेट कर रहे हैं हम लोग। तो के इक्विलिब्रियम इक्वल टू ए ई रेज पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी होता है। अब इसी में आप एल एन अप्लाई करते हो तो एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए माइनस डेल्टा एच बाई आर टी बनेगा। इसके बाद इसको भी अगर डिफरेंशिएट करो, ये डी बाई डी टी ऑफ एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, अब ए को हम लोग टेम्परेचर के साथ ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लेते हैं तो उस टर्म को 0 लिख देंगे, तो ये नेक्स्ट टर्म बन के आ जाएगा डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। एक बार डिफरेंशिएट करके देख लो पहले। डेल्टा एच का भी टेम्परेचर के साथ वेरिएशन बहुत फाइन होता है इसलिए हम उसको भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान ले रहे हैं। यहाँ पे अजम्पशन है थोड़े बहुत टेम्परेचर चेंज के लिए ए एंड
आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर टेम्परेचर। अगर फंक्शन दिया होगा तो नो डाउट डिफरेंशिएट कर देंगे, बट थोड़े बहुत टेम्परेचर चेंज के लिए आप लोगों ने किरचॉफ इक्वेशन में चीज पढ़ रखी है, थोड़े बहुत टेम्परेचर चेंज करने से डेल्टा एच और ए दोनों ही चेंज नहीं होते। सो अगर इसका रिलेशनशिप लिखेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। यहाँ से एंथैल्पी लिखने का एक और तरीका आ गया, दैट इज आर टी स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस इज वन मोर रिलेशनशिप जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेट कर पा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आपको अगला रिलेशन डेल्टा जी के लिए पता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। रिलेशनशिप आप अप्लाई करते हैं जब कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके बाद अगला थर्मोडायनेमिक रिलेशन जो फॉलो करते हैं, दैट इज डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम, सॉरी आर टी एल एन ऑफ क्यू लिखेंगे, पहले जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, और एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू जीरो एंड क्यू इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। अगला रिलेशनशिप मिल जाएगी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। अब इसी को सेल के लिए रिलेशन किया था तो उसको नर्स इक्वेशन बोलते हैं, वो भी थर्मोडायनेमिक रिलेशन ही है। आपको नर्स इक्वेशन भी याद होगी, ये भी थर्मोडायनेमिक रिलेशन ही था ईएमएफ ऑफ सेल के लिए। इसी से सेल कैलकुलेट करते थे तो उससे इक्वेशन आता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ क्यू। और एट इक्विलिब्रियम ई सेल फिर से जीरो होता है। एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज जीरो एंड क्यू इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। उसी का दूसरा रिलेशन लिख लेते हैं हम लोग, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ ईएमएफ ऑफ सेल का रिलेशन। समझ में आई बात? इसके बाद यहाँ पे एक और नया थर्मोडायनेमिक रिलेशन डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। बिल्कुल ये फ्री एनर्जी की तरह वर्कआउट होता है। तो नेक्स्ट हम लिख रहे हैं हम लोग हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। नेक्स्ट हम लिखिए हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। ये भी एक थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है। इट इज अ थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन डिफाइंड एज, तो जैसे गिव्स फ्री एनर्जी डिफाइन था ए इक्वल टू एच माइनस टी डी एस टी एस, वैसे ही ये चीज डिफाइंड होती है यू माइनस टी एस। एच माइनस टी एस था वो गिव्स फ्री एनर्जी था, यू माइनस टी एच जो है वो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है। तो सारा रिलेशन बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे गिव्स फ्री एनर्जी करता है, इसीलिए आपको साथ में बता दिया यहाँ पर। तो वही सारे रिलेशन जो मैंने पहले गिव्स फ्री एनर्जी निकाले वो सब हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के लिए भी काम करेंगे। तो अगर इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो इट इज डी ए इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी।
ठीक है। और ऊपर से ध्यान से देखो, अभी हम लोगों ने टीडीएस का जो टर्म था उसकी जगह क्यू लिख देते थे हम लोग। देखो यहाँ पे रिलेशन, तो टीडीएस था उसकी जगह हम लोग क्या लिख देते थे, डी क्यू, राइट। और डी क्यू माइनस डी यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स डी डब्ल्यू। ये ध्यान से देख लो पहले, हम लोग डी क्यू की जगह लिख सकते हैं टीडीएस, तो डी यू की जगह लिख सकते हैं टीडीएस माइनस पीडीवी। तो अगर वही रिलेशनशिप यहाँ देखो अप्लाई कर दूं मैं, तो डी ए इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस लिखा हुआ है। अब अगर हम दूसरा रिलेशन लिखें यहाँ पे, तो डी यू की जगह लिख सकते हो आप डी क्यू माइनस पी डी वी, वर्कडन वाला फॉर्म। और डी क्यू की जगह पे लिख सकते हैं टी डी एस। तो यहाँ से रिलेशनशिप बनी डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का जो डिफरेंशियल फॉर्म बनेगा डी ए, वो आ जाएगा माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। या फिर अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे यही सब लिखेंगे तो डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस आ जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। और फिर जो अपनी फिजिबिलिटी की कंडीशन थी डेल्टा जी नेगेटिव या डेल्टा ए नेगेटिव लिख देते हैं। तो अगर डेल्टा ए सिस्टम जो है वो लेस देन जीरो होगा तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। और डेल्टा एस सिस्टम अगर जीरो कर देंगे तो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू जीरो, then this process is in equilibrium. समझ में आई बात। तो दीज आर सम थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप्स जो हम अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो उसके बाद अब नेक्स्ट हम लिखेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। राइट ऑन द नेक्स्ट टर्म, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही हम लोग बोलते हैं नर्स हीट थ्योरम। अगर इसका टेक्निकल टर्म समझना है तो ये आता कहाँ से, तो उसको लिख लीजिए, पहले टर्म में लिख लो, इट इज ऑल्सो नोन एज नर्स हीट थ्योरम। इट इज ऑल्सो नोन एज नर्स हीट थ्योरम। तो नेक्स्ट टर्म लिख रहे हैं हम लोग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए पहला टर्म तो ये लिख लो, इट इज ऑल्सो नोन एज नर्स हीट थ्योरम। अब इससे देखो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती हैं। तो उसमें पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो आप एक एक करके लिख लो। तो उसकी जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनकी हीट कैपेसिटी सेम हो जाती है 0 केल्विन पे। पहला टर्म लिख लो, all substances have same heat capacities at 0 Kelvin. All substances have same heat capacity. All substances have same heat capacities at 0 Kelvin. बेसिकली ये लॉ जो है वो सब चीजें 0 केल्विन के लिए रिलेट कराता है।
तो ऑल सब्सटेंसेस हैव सेम हीट कैपेसिटी एट 0 केल्विन, और ये जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो दूसरे स्टेटमेंट में लिख लो हीट कैपेसिटी ऑफ एवरी सब्सटेंस इज 0 एट 0 केल्विन। हीट कैपेसिटी ऑफ every substance is 0 at 0 Kelvin। और फिर इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जिसके लिए हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं वो ये है कि किसी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो एंट्रोपी होती है वो 0 होती है 0 केल्विन पे। दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट विच इज इंपॉर्टेंट, सो राइट डाउन एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, entropy of perfectly crystalline solid, entropy of perfectly crystalline solid is 0 at 0 Kelvin। तो इसका मतलब इस लॉ से हमें रेफरेंस पॉइंट ऑफ एंट्रोपी पता चल गया है, तो इससे हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगले स्टेटमेंट में लिखो with this law we get absolute reference point, we get absolute reference point, we get absolute reference point for determination of entropy, hence with the help of third law of thermodynamics, hence with the help of third law of thermodynamics absolute entropy can be calculated, hence with the help of third law of thermodynamics absolute entropy of a substance can be calculated at given temperature। तो किसी भी सब्सटेंस की अगर आपको एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है तो विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये चीज कैलकुलेट हो जाएगी। राइट। तो अगर आपको कभी भी एंट्रोपी लिखना है तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या था, डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी था फंक्शन में। तो यहाँ पे लिमिट 0 से x1 लगा दीजिए जो आपको सॉल्व करके निकालना है, और टेम्परेचर 0 से टी अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से आप टेम्परेचर T1 पे एंट्रोपी S1 बता सकते हैं। तो इससे एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट हो सकती है। ये आपके थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की आपके लिए यूटिलिटी है। सो विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी कैन इजीली कैलकुलेट एब्सोल्यूट एंट्रोपी। ठीक है, तो विल स्टॉप हियर।